Here we are going to continue chapter number 15, Lorlium Orthotics 3. अब ऑर्थोटिक्स इन फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर्स में ऑर्थोसिस देने की हमारे जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे, गोल क्या होंगे? टू फ्री द पेशेंट फ्रॉम हैवी प्लास्टर कास्ट और एंगुलर या ट्विस्टिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, इनको कंट्रोल करना है, ऐसे ऑर्थोसिस देंगे। जॉइंट फंक्शन जितने भी अलाउ कर सकते हैं पॉसिबल अलाउ करेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड स्टेबलाइज करेंगे सूडो आर्थ्रोसिस। सूडो मीन्स फॉल्स एंड आर्थ्रोसिस मीन्स जॉइंट। ठीक है, सूडो आर्थ्रोसिस ये टर्म जो है यूज़ की जाती है जब हीलिंग के दौरान एबनॉर्मल यूनियन हो जाए, उसमें जो है वो एक अलग से फाइब्रस टिश्यू का पार्ट जो है वो हड्डी के दरमियान आ जाता है, जिसको इसलिए हम उसको फॉल्स जॉइंट कहते हैं, क्योंकि वो जॉइंट नहीं होता, तो एक फाइब्रस टिश्यू है वो बन जाता है एबनॉर्मल यूनियन की वजह से। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड फॉल्स जॉइंट सूडो आर्थ्रोसिस। तो सूडो आर्थ्रोसिस की सूरत में हम जितना हो सकेगा उस एरिया को सपोर्ट करेंगे और स्टेबलाइज करेंगे ताकि वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सके या ख़त्म हो सके। बेनिफिट क्या होने चाहिए? ये ऑर्थोसिस देने के क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो ये यूनियन को हील होने में, फ्रैक्चर को हील होने में मदद देता है, हड्डी को जुड़ने में मदद देता है, और जॉइंट्स की जो मोशन है वो लिमिटेड रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारा तो गोल ही यही है कि हम जितने भी अलाउ कर सकते हैं पॉसिबल फंक्शंस अलाउ करें। जॉइंट्स के मस्कुलर एट्रोफी नहीं होती है और पेशेंट मोबिलिटी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या करते हैं? कोई भी फ्रैक्चर हो तो अर्ली मैनेजमेंट में हमेशा हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन देते हैं और इमोबिलाइज करते हैं। ट्रैक्शन क्या होती है? इसमें ना हम किसी भी बॉडी पे ना टेंशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, टेंशन अप्लाई करते हैं किसी और डिवाइस से या बॉडी के किसी और पार्ट से, ठीक है, खींच के रखते हैं, ये ट्रैक्शन होती है। और इमोबिलाइज करेंगे एक ही जगह पे, ये अर्ली मैनेजमेंट में आता है कोई भी फ्रैक्चर हो। फिर उसके बाद हम फंक्शनल कास्ट करते हैं या फंक्शनल ऑर्थोसिस लगाते हैं। और इनिशियल ट्रैक्शन और इमोबिलाइजेशन जो है वो हम करते हैं वो अगर हम लोअर लिम्ब की क्योंकि हम बात करें तो लोअर लिम्ब में हम पाँव से लेके ग्रोइन एरिया तक उसको कास्टिंग में रखते हैं महीने तक, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते लग जाते हैं एक ही पोजीशन में रखने के लिए। और टू रिड्यूस पेन एंड इससे क्या होता है, स्वेलिंग भी नहीं होती है और दर्द भी कम होती है। सब्सिक्वेंट फंक्शनल कास्ट एंड ऑर्थोसिस देंगे फॉर 14 वीक्स। इसमें सरकमफ्रेंशियल कंप्रेशन दिया जाता है टिश्यूज़ को टू कंट्रोल स्ट्रेसेस एट द फ्रैक्चर साइट। ज़रूरी नहीं है जो फिगर बनी हुई है पेल्विक एरिया की बनी है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे दी जाए, इस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सरकमफ्रेंशियल कंप्रेशन दिया जा रहा है टिश्यूज़ पे। कोई भी फ्रैक्चर की साइट हो सकती है, फीमर की भी हो सकती है या टिबिया की भी हो सकती है, तो ये सरकमफ्रेंशियल कंप्रेशन अप्लाई करने का तरीका है। देन स्केलेटल लोडिंग और मूवमेंट करवाएंगे उसके इर्द गिर्द जो एडजेसेंट जॉइंट्स है अगर पॉसिबल है। मटेरियल हम यूज़ करते हैं प्लास्टर और प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं। प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। अगर हमने फौरी तौर पे पेशेंट पे अप्लाई करना है तो हम लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक यूज़ करेंगे, और अगर मॉडिफाइड मॉडल ऑफ द लिम्ब पे लगाना है तो हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या फ़र्क है? थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं इनको एक दफ़ा मेल्ट किया जाए तो दोबारा भी यूज़ में आ सकते हैं। जो थर्मोसेट प्लास्टिक होते हैं एक दफ़ा जब सेट हो जाएं हीट के बाद तो फिर दोबारा रीशेप नहीं होते। डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन अगर हो जाए फ्रैक्चर में तो फिर क्या करेंगे? फिर हम वेट बियरिंग ऑर्थोसिस देते हैं ताकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ना पड़े। और प्रॉक्सिमल और डिस्टल साइड जो होती हैं फ्रैक्चर की, जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ होता है ना उसके ऊपर और नीचे वाली जगह जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल साइड होती है उसको सिक्योर करना होता है एक जगह पे कि वहाँ पे कोई मूवमेंट ना हो। उसके बाद हमने ये जहन में रखना है कि हमने जो है वो लाइट वेट ऑर्थोसिस देनी है। पीछे जो हमने पढ़ा वो जनरल ट्रीटमेंट था, अब हम रीजन वाइज पढ़ेंगे। अगर टिबिया के दरमियान का हिस्सा जिसको शेफ्ट कहते हैं उसका फ्रैक्चर हो जाए तो अर्ली मैनेजमेंट में आएगा। इनिशियल ट्रैक्शन देंगे, खिंचाव रखेंगे, टेंशन अप्लाई करेंगे और इमोबिलाइज रखेंगे टो टू ग्रोइन रीजन। और ये इनर थाई वाला रीजन जो होता है सारा ग्रोइन रीजन होता है, और इसको 2 हफ्ते के लिए जो है वो कास्टिंग में रखेंगे। इसी में टिबियल शेफ्ट फ्रैक्चर में बिलोन, फिर उसके बाद कास्टिंग पे आ जाते हैं, फंक्शनल कास्ट पे। इसमें हम केयरफुल मॉडलिंग करेंगे फीमोरल कंडाइल्स को ताकि रोटेशन ना हो सके, लेटरल और मीडियल दोनों फीमोरल कंडाइल्स को
मॉडलिंग के अंदर रखेंगे, कास्टिंग में रखेंगे, फंक्शनल कास्ट में। फिर सॉलिड एंकर लगाएंगे टू कंट्रोल कंप्रेसिव एंड टॉरियल स्ट्रेसेस, कोई ट्विस्टिंग पैदा ना हो जाए, और 2 वीक्स के लिए ये अप्लाई करेंगे। देन फिर बिलोनी फंक्शनल ब्रेस, पहले कास्टिंग की थी, अब ब्रेस लगा देंगे। इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल ट्रिम लाइंस सिमिलर टू द बिलोनी फंक्शनल कास्ट, और हिंज्ड और केबल एंकल ज्वाइंट देंगे ताकि एंकल की मूवमेंट रहे, क्योंकि एंकल ज्वाइंट तो यहाँ पे फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो इसलिए हम उसको कोई ना कोई जो है वो ज्वाइंट लगा देंगे। ये पिक्चर है जिसमें मुख्तलिफ तरीके की बिलोनी फंक्शनल कास्ट दिखाई है ऑर्थोसिस के साथ। और ये है हमारे पास बिलो नी फंक्शनल ब्रेस। इसमें देखें एंकल जो है वो फ्री मूवमेंट कर सकता है। टॉर्जनल स्ट्रेसेस को कंट्रोल करना हमारा एम है, और इसको 12 वीक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस टिबियल शेफ फ्रैक्चर यूनियन होने में देर हो गई है या नॉन यूनियन हुई है, तो फिर हम एंकल फुट ऑर्थोसिस देंगे, एंकल को कवर करेंगे और पीटीपी ब्रीम लगाएंगे ताकि पेटेलर टेंडन पर वेट आए। फीमोरल कंडाइल्स को भी कवर रखेंगे। फिर सॉलिड एंकल सैच हील फुट में जो है वो हम सैच हील दे सकते हैं, जिसमें जो हील वाला एरिया होता है वो सॉफ्ट मटेरियल उसमें यूज़ किया होता है। इसको कहते हैं सॉलिड एंकल, यानी कि एंकल सॉलिड ही रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हील जो होगी उसमें कुशन ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कि हील को रिलीफ मिलेगा। सॉलिड एंकल कुशन हील, और रोकर बार देंगे वो जो नीचे से गोल होता है ताकि ईजी पुश ऑफ हो सके। सेकेंड है टिबियल के प्लेट्यूज जो हैं वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए। आप फिगर देख सकते हैं, टिबियल प्लेट्यूज शो किए गए हैं। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए, अर्ली मैनेजमेंट में वही ट्रैक्शन करवाएंगे, इमोबिलाइज करेंगे 2 से 3 हफ्ते के लिए। उसके बाद अबव नी फंक्शनल ब्रेस देंगे, क्योंकि टिबियल प्लेट्यूज आ गए तो ये अब नी से ऊपर वाला मामला है, तो इसको अबव नहीं देंगे। केयरफुल मॉडलिंग करेंगे, नी पे लॉक प्रोवाइड कर देंगे, जब प्रोवाइड करना हो नी पे मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो शू है वहाँ पे जो है वो स्ट्रिप कहते हैं इसको, शू में स्ट्रिप लगाएंगे ताकि एंकल ज्वाइंट सही से एक जगह पर रहे। और हाउएवर कैलिपर इज एक्सेप्टेबल फॉर इजियर टर्निंग इफ गेट पैटर्न इन्वॉल्व्स लिमिटेड एंकल ज्वाइंट। ये आगे दिखाएंगे कि कैलिपर और शू स्टिरप क्या होते हैं। ये पिक्चर है जहाँ पर दिखाया है कि कैलिपर क्या होते हैं, आप देख सकते हैं ये फिक्स हो जाते हैं शू के नीचे, फर्स्ट पिक्चर में जो है गोल सा, यानी कि अंदर फिक्स हो जाता है इसके। फिर स्टिरप दिखाया है, ये फ्लैट है, सॉलिड स्ट्रिप, ये अलग, ये स्प्लिटेड स्टिरप था, यानी कि जिस तरह एडजस्ट करना हो, शू चौड़ा भी हो सकता है ये, और ये सॉलिड स्ट्रिप है आगे स्टिरप। उसके बाद शू इंसर्ट है, ये शू के अंदर भी इंसर्ट हो जाता है। मोस्टली ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का बनता है, लेकिन अब तो सिलिकॉन के भी बन रहे हैं। उसके बाद ये सॉलिड एंकल लगाया है, एडजस्टेबल एंकल भी है, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं इसको, और एंकल ज्वाइंट दिखाया है यहाँ पर। और ये जो नीचे पिक्चर है ये दिखाया कि स्टिरप अटैच किया, कैसे शू में ये अटैच करते हैं। डिलेड यूनियन हो गया या नॉन यूनियन हो गया तो फिर हम नी एंकल फुट ऑर्थोसिस देंगे, नी पे लॉक देंगे और एंकल की मोशन को फ्री रखेंगे, और क्वाड्रिलेटरल ब्रीम लगाएंगे ताकि वहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ब्रीम जो सारा एरिया है वो सपोर्ट करे उसको, ताकि जो है टिबिया पे ज़्यादा वेट ना पड़े। ठीक है, और अगर तो वेलगम और वेरम वाली कंडीशन नी पे डेवलप हो गई तो फिर हम करेक्शन स्ट्रैप देंगे और कफ्स दे सकते हैं एडिशनल सपोर्ट के लिए। अब ये कंडाइल्स का जो फ्रैक्चर हो जाए, फीमोरल कंडाइल्स का, ये कंडाइल्स अब लेटरल साइड पे भी होते हैं और मीडियल साइड पे भी होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो जाए या फिर कंडाइल्स के ऊपर फ्रैक्चर हो जाए, इसको सुप्रा कंडाइलर कहते हैं, कंडाइल पे या फिर सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर। और सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर क्या होता है, व्हेन यू सी ए सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर of the distal femur including the joint you need to achieve anatomic reduction of the joint, provide stable fixation for the fracture and achieve the proper length alignment and rotation। अब यहाँ पे सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर है तो यहाँ बिल्कुल ज्वाइंट के करीब है, नी ज्वाइंट है। अब इस पूरे ज्वाइंट को हमें इमोबिलाइज करना पड़ेगा, इस पूरे ज्वाइंट को हमें स्टेबल रखने के लिए, ताकि इसकी हीलिंग अच्छी हो, इसको बिल्कुल पकड़ में रखना होगा और पूरी टांग की अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए ताकि कोई भी ट्विस्टिंग एक्शन ना हो जाए, रोटेट ना कर सके। सबसे पहले इसकी ट्रैक्शन करवाएंगे, टू ग्रोइंग रीजन पे कास्ट कर देंगे 1 महीने के लिए, फिर ब्रेसिंग कर देंगे। ब्रेसिंग मोर इफेक्टिव है ताकि जो है वो ट्विस्टिंग एक्शन ना हो, क्योंकि फीमर का जो फ्रैक्चर होता है ना, फीमोरल फ्रैक्चर की ज़्यादा टाइम लेता है बिलो नी फ्रैक्चर से।
फिर हम फंक्शनल ब्रेस लगा देंगे, वो भी अबव नहीं होगा, और उसमें जो है कोऑर्डिनेटेड एडजस्टेबल ब्रीम लगाएंगे ताकि ज़्यादा एरिया स्टेबिलिटी के लिए मिल जाए, ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए मिल जाए। नी पे लॉक लगा देंगे ताकि नी जो है वो बेंड ना हो सके, और एंकल को हम वो अलाउ करेंगे कि प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन जो है वो करता रहे, लेकिन सब टालर मोशन नहीं होनी चाहिए, रोटेशन वाली। देंगे 6 हफ्ते के लिए। और अगर इन केस डिलेड यूनियन होती है या नॉन यूनियन होती है तो फिर हम KAFO देंगे कोऑर्डिनेटेड ब्रीम के साथ ही, और साथ पैटर्न बॉटम अटैच कर देंगे। पैटर्न बॉटम क्या है ये आगे देखते हैं। इफ़ वेट बियरिंग इज़ अलाउड बट प्रॉक्सिमल सपोर्ट एंड पैटर्न बॉटम आर नॉट यूज्ड, अगर वेट बियरिंग हम करवा रहे हैं या पैटर्न बॉटम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमने सारा सपोर्ट कहाँ से लेना है, जो इर्द गिर्द है कफ से या बैंड से या स्ट्रैपिंग से सहारा लेंगे। नी लॉक्स और नॉन आर्टिकुलेटेड अपराइट जो है वो, यानी कि नॉन आर्टिकुलेटेड अपराइट का मतलब है जिसमें कोई ज्वाइंट ना लगा हो, फॉर मैक्सिमम एंगुलर रोटेशन। फ्री एंकल ज्वाइंट और इफ पैटर्न बॉटम इज नॉट यूज, क्योंकि पैटर्न बॉटम यूज़ करेंगे तो एंकल ज्वाइंट जो है वो ज़रूरी नहीं है। पैटर्न बॉटम क्योंकि सारा वेट नीचे आ जाता है पैटर्न बॉटम के ज़रिए ज़मीन पे। एक पैटर्न बॉटम इज़ यूज़ तो फिर जो है दूसरी साइड पे जो है वो लेंथ छोटी हो जाएगी ना टांगे, तो उसको भी शू लिफ्ट चाहिए ताकि दोनों बराबर आएँ। जी ये होता है पैटर्न बॉटम। ये अपराइट्स के थ्रू जो है वो शू के नीचे ज़मीन पर सारा वेट ले आता है। दिस इज़ अ ट्रू वेट बियरिंग ब्रेस, ये वेट बियरिंग ब्रेस है, यानी कि सारा वेट जो है वो नीचे जा रहा है। जहाँ से ऊपर से अटैच होता है, ऊपर से वेट कहाँ ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट नीचे, और वेट जो है वो इशल रिंग से नीचे जाएगा। द ऑपोजिट शू इज बिल्ट अप टू 4 इंचेस टू कंपनसेट, की ज़रूरी नहीं है 4 इंचेस, ये कोई भी बराबर करने के लिए देख लेंगे कितने इंचेस की ज़रूरत है। और ये कंट्रोलेटर शू पे हाइट देंगे जो दूसरा होगा, और बाकी भी जो है इप्सिलेटरल में तो पैटर्न बॉटम लगा हुआ है। फीमर पे फ्रैक्चर जब होता है ना शेफ वाले रीजन पे दरमियान में, तो वो किसी किस्म का भी हो सकता है, आइदर ट्रांसवर्स हो सकता है, लीनियर हो सकता है, नॉन डिस्प्लेस्ड हो सकता है, कंपाउंड डिस्प्लेस्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, ग्रीन स्टिक कम्युनेटेड। मोस्ट कॉमन यही फ्रैक्चर्स होते हैं फीमर पे। और फीमर की प्रॉक्सिमल साइड पर ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रैक्चर हो सकते हैं। ये सारा प्रॉक्सिमल ही एरिया है फीमर का, बिल्कुल करीब भी हो सकता है हेड के और थोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो ये सारी प्रॉक्सिमल साइड्स हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मिड शेफ्ट या प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर हो जाए तो फंक्शनल ब्रेसिंग आर यूज्ड रिलेटिवली इनफ्रिक्वेंटली फॉर द मिड शेफ्ट फ्रैक्चर एंड रेयरली फॉर द प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग एंगुलेशन। तो फंक्शनल ब्रेसिंग जो है वो हम थोड़ी अवॉइड ही करेंगे, दे सकते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ होती है। हम इनिशियल ट्रैक्शन ही करवाएंगे और इमोबिलाइज करेंगे 4 to 6 वीक्स, ठीक है, 1.5 हफ्ते के लिए भी, सॉरी 1.5 महीने के लिए भी। और फिर मिनी स्पाइका कास्ट भी कर सकते हैं ताकि जो है वो, क्योंकि इसमें क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि मिनी स्पाइका कास्ट होता क्या है, ये देख लें। बाइलेटरल लगाया गया लॉन्ग लेग हिप स्पाइका कास्ट, 1.5 हिप स्पाइका कास्ट, कितनी स्पेस रखनी है ये भी डिसाइड कर सकते हैं, हिप को एब्डक्शन में रखने के लिए होती है। और कोऑर्डिनेटेड ब्रीम वाला ऑर्थोसिस देंगे। जो हम इसमें इन फ्रैक्चर्स में नी लॉक जो लगाएंगे उसकी टाइप्स हैं बहुत सारी नी लॉक्स की। फ्री मोशन है, ड्रॉप लॉक है, स्विस लॉक है, ऑफसेट है और डुअल एक्सिस है। मोस्टली हम फ्रैक्चर्स में जो है वो ऑफसेट नी जॉइंट देते हैं। और पैटर्न बॉटम जब लगाएंगे तो फिर कंट्रालेटरल शू लिफ्ट भी देना पड़ेगा दूसरी साइड पर। और जो शू लिफ्ट है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, ये देख सकते हैं, इसकी फिगर भी बनाई गई है और नीचे दिखाया कितनी हाइट हो सकती है इसकी, 2 इंचेस भी हो सकती है, 12 इंचेस भी हो सकती है। ये वेरी करता है कि हमने तो बिल्कुल हाइट जो है वो एक जैसी रखनी है दोनों लेग्स। अब ऑर्थोटिक्स इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? इट इज़ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट्स, process needed to stop bleeding. The principles are orthosis are used for arthropedies resulting from repeated controlled joint hemorrhage, protect against further hemorrhage, दोबारा ना हो सके, ये कर सकते हैं। और डैमेज जॉइंट्स जो हो गए उनको स्टेबल करने के लिए कोई ऑर्थोसिस दे सकते हैं। फिटिंग जो है ऑर्थोसिस की वो एक क्रिटिकल काम है और ये बहुत तरीके से करना पड़ेगा।
एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। मैकेनिकल जॉइंट्स एक्सिस मस्ट कोइंसाइड एज क्लोजली एज पॉसिबल विद एनाटॉमिकल जॉइंट एक्सिस, जो उनके ओरिजिनल जॉइंट है उनके साथ बिल्कुल कोइंसाइड करते हों जो हम आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगा रहे हैं। और एक्सरेज हमें चाहिए होंगे ताकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट पता कर सकें कि जॉइंट कहाँ पे आ रहा है। Orthosis should not be adjusted on patient directly. Distribute forces over as large as possible in area utilizing plastic cells और molded cuffs देंगे। और अगर फुट पे है, फुट पे हम क्या स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ दे सकते हैं। अगर तो प्लांटर साइड पर स्किन थिक हो गई है तो हम उसके लिए कोई सॉफ्ट शू इंसर्ट देंगे सिलिकॉन मटेरियल का, या कोई आर्ट स्पॉट दे देंगे ताकि उसका पेन कम हो। पेस वेल्गस है उसके लिए दे सकते हैं। शू इंसर्ट फॉर कंट्रोल ऑफ फुट एनार्थोसिस आर यूज। कस्टम मोल्डेड शू टू अकोमोडेट मार्क्ड एंड एक्वाइनस। और अगर प्लांटर फैशन में बहुत ज़्यादा गया हुआ है या एक्वाइनोविरस में गया हुआ है तो फिर हम उसके लिए उससे रिलेटेड फिर ऑर्थोसिस में शू इंसर्ट देंगे। एंकल पे हम फ्री मोशन एंकल अलाउ करना है। अगर तो जॉइंट स्टेबल है, एंकल वाला एंकल जॉइंट स्टेबल है और उसमें पेन भी नहीं है तो फिर हम एंकल की कोई भी मोशन को रोकेंगे नहीं। और अगर प्लांट फ्लेक्शन में थोड़ा पाँव जा रहा है 15 डिग्री से कम है लेकिन, तो हम एक स्प्रिंग असिस्ट दे सकते हैं उसको ताकि ये ठीक हो जाए क्योंकि फ्लेक्सिबल है। सॉलिड एंकल और स्टॉप्स दे सकते हैं टू एलिमिनेट। और अगर एंकल जॉइंट पेनफुल है तो फिर हम सॉलिड एंकल देंगे, उसको मोशन अलाउ नहीं करेंगे। सॉलिड एंकल जो है उसको हम एक ख़ास एंगल पे सेट कर देते हैं क्योंकि ये फिक्स डिफॉर्मिटी में ज़्यादा दिख जाते हैं तो ठीक नहीं हो जो होती हैं। पीछे जो हमने कहा था एंकल को हम फ्री मोशन अलाउ कर देते क्योंकि वो पेन फ्री था और कोई उसमें स्टेबल भी था। उसके बाद है नी जॉइंट पे अगर हेमोफीलिया है तो स्टेबलाइज करेंगे के एफ नी एंगल फुट ऑर्थोसिस दे सकते हैं ताकि डिफॉर्मिटी अकोमोडेट हो सके। करेक्टिव ऑर्थोसिस जो है बहुत कम यूज़ होते हैं क्योंकि करेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। नी कैप दे देंगे ताकि नी जो है वो सेफ रहे, नी पे कोई चोट ना लग जाए। और अगर वेरस वेलगस वाली डिफॉर्मिटी है तो स्ट्रैपिंग से हेल्प लेंगे। इलास्टिक एक्सटेंशन एड देंगे और नी लॉक्स दे सकते हैं अगर एक्सटेंशन में करेक्शन चाहिए तो। उसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफिस। मस्कुलर डिस्ट्रोफिस डिटेल में आप पहले पढ़ चुके हो कौन कौन सी होती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता क्या है, इसमें जो है मसल्स की वीकनेस हो जाती है, पहले कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद बढ़ती जाती है। मसल बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, इसके अंदर ताकत नहीं रहती, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मसल का क्या हाल करती है। मसल बिल्कुल अपनी टोन जो है वो किसी टोन में नहीं रहता, टेंशन नहीं होती उसमें और बिल्कुल जो है वो फ्लेल सा हो जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव वीकनेस है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो पहले प्रॉक्सिमल से स्टार्ट होती है और फिर डिस्टल पे जाती है और कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं। अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो एंकल पे, हिप पे, नी पे कंट्रैक्चर्स बन सकते हैं। अब ऑर्थोसिस यहाँ पर देनी है तो हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि ऑर्थोसिस शुड बी लाइट वेट क्योंकि मसल्स तो उसके वीक हैं तो हम कोई हैवी ऑर्थोसिस नहीं दे सकते, हमें इट शुड बी लाइट वेट। और अगर हम स्ट्रैपिंग से उसको हेल्प दे सकते हैं या स्प्रिंग लोडेड एंकल जॉइंट्स दे सकते हैं वो देंगे। नी जॉइंट्स पर ऑफसेट, पीछे आपको दिखाए थे नी जॉइंट्स की कितनी टाइप्स हैं, तो ऑफसेट मोस्टली फ्रैक्चर्स में देते हैं। के एफ ओ भी दे सकते हैं नी एंकल फुट ऑर्थोसिस अगर वो थोड़ा बहुत नी एंकल फुट ऑर्थोसिस एक जगह में रखने के लिए उसको इंडिकेट्स वन पेशेंट कैन नॉट और डजंट स्टैंड और वॉक विदाउट ऑर्थोसिस फॉर एटलीस्ट हाफ और डेली। और अगर के एफ ओ उसको हेल्प करता है चलने में, उसकी वॉक थोड़ी बहुत हो जाती है कि वो दिन में थोड़ा बहुत चल लेता है उसकी मदद से, तो फिर हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर नहीं, अगर उसके पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और अगर वो के एफ ओ के साथ नहीं चल सकता तो फिर हम उसको ये कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इन लेटर फेजेस स्प्रिंग असिस्ट एट जॉइंट्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय लॉक्स। प्लांटर फ्लेक्शन कंट्रैक्चर की सूरत में अगर तो ये फिक्स्ड है और 10 डिग्री से ज़्यादा है तो अब हम क्या करेंगे, टिनोटमी करवाएंगे, अकिलिस टेंडन को रिलीज़ करवाएंगे जो कंट्रैक्चर बना हुआ है और फिर एएफओ दे देंगे और उसमें मोशन करवाएंगे लेकिन स्टॉप भी लगाएंगे 5 डिग्री तक हो सके बस। अगर नी पे नी फ्लेक्शन में गई फिर वहाँ कंट्रैक्चर बन गया, अगर ये 20 डिग्री से कम है तो के एफ ओ दे सकते हैं और नी जॉइंट को हम स्टेबल कर लेंगे किस कहाँ पे लॉक करना है। अगर ये
20 डिग्री से ज़्यादा है देन कंसीडर करेक्शन प्लस ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट। तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। हिप एबडक्टर इंटरनल रोटेटर कंट्रैक्चर है। हिप है, हिप एबडक्शन में गया हुआ है और इंटरनल रोटेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, तो उसमें कंट्रैक्चर बना हुआ है। तो फिर उसके बाद इसके लिए ज़रूरी है कि पहले सर्जिकली रिलीज़ किया जाए, उसके बाद या उसके साथ KAFO देंगे और फिजियोथेरेपी भी करवाएंगे, क्योंकि कंट्रैक्चर्स में जब भी कंट्रैक्चर होते हैं तो फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।